हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जिसे आप नहीं जानते लेकिन जल्दी ही जान जाओगे। आपने वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। वीडियो काफी ऑफेंड कर सकता है अगर आप कट्टर एमसीयू फैन हो, लेकिन अगर आप सुपर हीरो फैन हो तो आप इन बातों से काफी रिलेट कर पाओगे और एग्री भी करोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं जिन बातों को रखूंगा वो एज अ सुपर हीरो फैन की तरफ से होगा। तो आज का टॉपिक ये है कि एमसीयू को आखिर हो क्या गया है, वो पहले कहाँ था और अब कहाँ पहुंच गया है। और मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि एमसीयू पहले ये था, आक्रमण, जिसे हम आगे और इवॉल्व होते देखना चाहते थे। लेकिन आज एमसीयू की हालत ऐसी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर क्यों एमसीयू की हालत ऐसी होती जा रही है और क्या एमसीयू अपनी गलतियों से सीख भी रहा है। सो विदाउट गेटिंग एनी लेट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये उनके लिए जिनको कुछ भी फर्क समझ नहीं आ रहा है कि पहले एमसीयू में और आज के एमसीयू में क्या फर्क है। बात करें 2008 की, तो उस टाइम पर आज के टाइम की टेक्नोलॉजी नहीं थी, या यूं कहूं उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें उस टाइम पर आयरन मैन जैसी मूवी देखने को मिली जिसने एमसीयू को एस्टेब्लिश किया। और आयरन मैन से एक फैक्ट आपको बता दूं कि जब आयरन मैन की शूटिंग चल रही थी उस टाइम पर उस मूवी की स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी गई थी पूरी तरीके से, क्योंकि स्टूडियो के पास पैसा नहीं था और स्टूडियो आयरन मैन को एज अ एक्सपेरिमेंट यूज कर रहा था कि अगर ये मूवी डूब जाती है तो हमारा सिर्फ थोड़ा सा नुकसान होगा और अगर चल जाती है तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। और इतिहास गवाह है कि आयरन मैन कितनी सक्सेसफुल मूवी हुई थी और इसके पीछे दो लोगों का हाथ है, डायरेक्टर जॉन फेब्रू का और एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर का। और आज के एमसीयू से कंपेयर करें तो एमसीयू डिज्नी से मर्ज हो चुका है, तो उसके पास डिज्नी की भी टेक्नोलॉजी है और तो और पैसा है। इसके बावजूद हमें टट्टी मूवी देखने को मिल रही है, लाइक ब्लैक विडो, थॉर लव एंड थंडर और सी हल्क जैसी वेब सीरीज। और मैं बताऊंगा कि ये मूवी टट्टी क्यों है। और हाँ, आज से 2 साल पहले मैंने ब्लैक विडो मूवी का रिव्यू किया था जिसमें मैंने उसको बहुत ही अच्छा बोला था। तो सच बताऊं उस टाइम पे मेरा दिमाग फिरा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन था, कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही थी, मैं पागल हो चुका था कि एटलीस्ट कुछ तो नया देखने को मिले। और इसीलिए मैंने उस रिव्यू में ब्लैक विडो मूवी को स्पेक्टेक्युलर और अविश्वसनीय पता नहीं क्या क्या कह दिया था। लेकिन आज मैं अगर उस वीडियो को अपने देखूं तो 50 गालियां दूंगा खुद को। और देखो, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उस टाइम पर गलत था और ये मेरी ऑनेस्टी को दर्शाता है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि एमसीयू इवॉल्व होने की जगह अपने आप को डिग्रेड करते जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आप मार्वल के फेज 1, फेज 2 और फेज 3 को देखो, उस टाइम पर मार्वल का पूरा फोकस अपनी सिर्फ मूवीज पर होता था। लेकिन फेज 3 के बाद एमसीयू ने अनाउंस किया कि अब वो वेब सीरीज भी बनाएगा जो कनेक्ट होगी डायरेक्ट एमसीयू के मूवीज से। और यहाँ से शुरू होता है एमसीयू का डाउनफॉल, बिकॉज अब एमसीयू को फोकस करना होगा दोनों चीज पर, अपनी मूवीज और वेब सीरीज पर, कि ये दोनों आखिर कैसे कनेक्ट रहेंगी, जिसकी वजह से उनके स्क्रीन राइटर को भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि वो कैसे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करें, यानी कि सीरीज को मूवीज से कनेक्ट करें, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट स्टोरी पर होता है। और अगर किसी भी मूवी की स्टोरी बेकार है तो सच बता रहा हूँ दिमाग खराब हो जाता है मेरा। देखो, लाइफ में वैसे ही प्रॉब्लम चलती है, मैं सिर्फ मूवीज इसीलिए देखता हूँ ताकि अपने आप को एंटरटेन कर सकूं। और एमसीयू की मूवी मैंने इसीलिए स्टार्ट की थी देखना क्योंकि वो मेरे चाइल्डहुड को अभी तक कनेक्ट रखता था। सिर्फ कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिसे हम सिर्फ उसके विजुअल इफेक्ट यानी सीजीआई के लिए देखते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अवतार मूवी। उसकी स्टोरी काफी एवरेज थी, बट वो मूवी आज तक हाईएस्ट ग्रोसिंग के टॉप 1 पे कैसे है? बिकॉज ऑफ इस विजुअल इफेक्ट। अवतार मूवी ने उस टाइम पर ऐसी चीज अचीव कर ली थी जो आज की मूवी नहीं कर पाती है। अवतार मूवी की नंबर 1 पोजीशन को छीनने के लिए 10 साल लगे थे एवेंजर एंड गेम को। खैर छोड़ो, बात कर रहा था स्टोरी की, तो स्टोरी से याद आती है हमारे बॉलीवुड की 2.0 मूवी। तो हमारे बॉलीवुड की सबसे बेकार चीज मुझे यही लगती है कि वो टीजर तो ऐसा दिखाएंगे कि भाई क्या ही मूवी होगी और मूवी क्या ही निकलती है। 2.0 मूवी जिस टाइम पर आई थी, लिटरली उस टाइम पर 3Ds बंद हो चुके थे। उस टाइम पर कोई भी मूवीज 3D में नहीं बनती थी। मूवीज को 4K या IMAX में शूट कर लिया जाता था और बाद में उसे 3D में रेंडर कर दिया जाता था। लेकिन हमारे बॉलीवुड वाले हमेशा पीछे चलते हैं, जब उन्हें जो चीज करनी चाहिए वो करते ही नहीं है। फालतू का एडवर्टाइजमेंट कर देंगे कि मूवी 500 या 700 करोड़ में बन रही है, तो आदमी जाएगा ही देखने के भाई 700 करोड़ की मूवी में ऐसा आखिर है क्या।
और जब मैं मूवी को देखने गया था तो लिटरली मुझे लगा कि यार इससे अच्छा तो इसका प्रीक्वल था, यानी कि रोबोट की पहली मूवी थी। कम से कम उसकी स्टोरी तो यूनिक थी, कम से कम आपको वो एंगेज तो रखती थी। और यही सेम हाल ब्रह्मास्त्र मूवी का है। उसने विजुअल इफेक्ट तो काफी अच्छे अचीव करे, लेकिन स्टोरी पर बिल्कुल भी काम नहीं किया है। और यही सेम चीज अब एमसीयू कर रहा है। इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लो आप, डॉक्टर स्ट्रेंज। एमसीयू ने अनाउंस कर दिया कि वांडा विजन का शो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से कनेक्ट होगा। अब स्क्रीन राइटर का काम है कि वो ऐसा कुछ जरूर डालें जिससे वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से कनेक्ट कर सकें, जो कि बहुत ही गलत चीज है। स्क्रीन राइटर को डबल काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो स्टोरी की माँ बहन एक कर दे रहे हैं। आप खुद सोचो, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या खराबी थी। एक्टर अच्छे थे, विजुअल इफेक्ट अच्छे थे, डायरेक्टर लाजवाब थे, सैम राइमी भाई साहब थे, लेकिन पूरी मूवी कहाँ पे मात खा जाती है, वो है स्टोरी। आप खुद सोचो, मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की, नाम डॉक्टर स्ट्रेंज का, लेकिन स्टोरी वांडा की चलती है। नाम है मल्टीवर्स, लेकिन मल्टीवर्स के नाम पे हमारा सिर्फ चूतिया काटा गया। और यही सेम चीज ब्लैक विडो के साथ भी हुई थी। उसकी स्टोरी में भी उतना दम नहीं था। लेकिन इन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे जिस मूवी से हुई है वो है थॉर लव एंड थंडर। बिकॉज मूवी का एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ, जो कि थॉर का रोल निभा रहे हैं, मूवी का डायरेक्टर टाइका वाइटिटी, जिन्होंने लास्ट मूवी डायरेक्ट की थी थॉर रैग्नारॉक, जिस मूवी ने थॉर के कैरेक्टर को लिटरली बचा लिया था। और ये दोनों फिर से एक बार साथ आ रहे थे थॉर लव एंड थंडर में, विद गॉड द गॉड बुचर जैसे विलन के साथ, और तो और लेडी थॉर यानी माइटी थॉर के साथ। तो अब बताओ किसकी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होगी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मेरे पूरे अरमानों पर मूत दिया। मेरे जैसे सारे सुपर हीरो फैन के अरमानों पर मूत दिया इन्होंने। टाइका वाइटिटी ने सोचा कि थॉर रैग्नारॉक में सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया था उनका ह्यूमर, तो इस मूवी में ह्यूमर ही ह्यूमर डालो, सीरियसनेस डालो ही नहीं। पर वो ये नहीं जानते हैं कि थॉर ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर थोड़ी सीरियसनेस होनी चाहिए। एक पल के लिए कैप्टन अमेरिका भी मजाक कर सकता है, लेकिन थॉर भाई वो गॉड है, गॉड ऑफ थंडर है, और आप उसको एज ए चूतिया प्रेजेंट कर रहे हो सबके सामने। उसको ऐसा दिखा रहे हो कि उसको अपने ही बातों की परवाह नहीं है। और तो और उस मूवी का जो विलन था वो काफी लेजेंडरी विलन है कॉमिक्स में, और मूवी में जिस एक्टर ने उसको पोर्ट्रे किया है उसका नाम है क्रिश्चियन बेल, जो कि हॉलीवुड के उन एक्टर्स में से आते हैं जो कभी भी अपने एक्टिंग स्किल से डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। और आपने क्या किया, उनके कैरेक्टर को ही डिसअपॉइंटमेंट बना दिया। और फिर हमें मार्वल की जिस तरीके की वेब सीरीज देखने को मिल रही है, कुछ की स्टोरीज ठीक हैं, तो कुछ के विजुअल इफेक्ट ठीक हैं, तो कुछ के कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे देखें, वांडा विजन के विजुअल इफेक्ट और स्टोरी एवरेज थे, मतलब लिटरली उसके सिर्फ लास्ट के 3 एपिसोड में मुझे इंटरेस्ट आया था, बाकी के मैं खुद सोच रहा था कि भाई मैं क्या ही देख रहा हूँ। फिर आगे हमें देखने को मिलता है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इसकी स्टोरी और विजुअल इफेक्ट दोनों बैलेंस थे। फिर हमें देखने को मिलता है हॉकाई, जिसमें विजुअल इफेक्ट ऐसे कुछ थे ही नहीं जो आपको चौंका सके। उसके बाद देखने को मिलता है मून नाइट, जिसकी स्टोरी ठीक थी लेकिन विजुअल इफेक्ट कहीं कहीं मात खा रहे थे, और एक्शन सीक्वेंस का जैसी बारी आती तो मार्वल वाले का ये हाल हो जाता। और फिर हमें देखने को मिलती है सी हल्क, जिसके ना तो विजुअल इफेक्ट अच्छे हैं ना तो स्टोरी अच्छी है। पता नहीं क्यों ही ये बनाए हैं मार्वल वाले ने। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लोकी को क्यों नहीं रखा, तो बोलते हैं ना कि गधों की रेस में घोड़े नहीं दौड़ते, वही हालत है। लोकी का स्टोरी और विजुअल इफेक्ट दोनों ही लाजवाब थे। तो एक रीजन तो यही है मेन कि मार्वल ने जोश में अनाउंस तो कर दिया कि उसकी सीरीज अब मूवीज से भी कनेक्ट होंगी, जिसके चलते अब वो दोनों पर ही अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा। वरना ऐसा नहीं है कि मार्वल फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के टाइम पर कोई भी सीरीज नहीं बनाता था। उसने काफी अच्छे सीरीज बनाए, लाइक एजेंट्स ऑफ शील्ड, डेयरडेविल, पनिशर, और एक पैगी कार्टर पर भी एक सीरीज बनाई थी। उस सीरीज का भी नाम नहीं याद आ रहा है, पर हाँ उस पर भी एक सीरीज थी, और ये सारी सीरीज काफी अच्छी थी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। मार्वल कॉपी कर रहा है डीसी को, या यूं कहूं मार्वल कंपटीशन देना चाहता है डीसी को। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डीसी के टीवी शोज, डीसी ने भी कॉपी करना चाहा था मार्वल को, इसीलिए उसने मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग बना डाली, ये सोचकर कि वो भी एवेंजर्स जितना पैसा छापेंगे। मतलब 2 मूवी के बाद सीधे जस्टिस लीग नहीं बन सकती यार किसी भी तरीके से। और अब जाके डीसी को ये रियलाइज हो रहा है, इसीलिए अब वो रिबूट कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसके पास अभी भी कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं जो उसके गिरते हुए ग्राफ को फौरन ऊपर ले जाने की ताकत रखते हैं, लाइक डेडपूल 3। सच बताऊं, एवेंजर कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर तो बात की बात है। अभी मुझे जिस मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार है वो इस मूवी का है। सो यहीं पर इस टॉपिक को एंड करते हैं। आपका क्या कहना है कि इन फ्यूचर मार्वल अपनी गलतियों को सुधार पाएगा या नहीं, या डीसी इसका फायदा उठाएगा? कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ किसी ऐसे अमेजिंग टॉपिक के साथ। बाय।